नमस्कार दोस्तों। मैं हूं नवीन शर्मा, आपका अपना केमिस्ट्री टीचर। और आज हम लोग हेलो एल्केन हेलोअरीन का दिस इज पार्ट थर्ड वीडियो डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, इससे पहले की वीडियो क्लासेस में हम लोगों ने हेडिंग वन दैट इज जनरल इंट्रोडक्शन और हेडिंग टू दैट इज जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन डिस्कस कर लिया है। अच्छा, मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि अगर आप ये सीक्वेंस फॉलो नहीं करेंगे तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक सीक्वेंस का खेल है। अगर आप इस वीडियो को देखना चाह रहे हैं तो इससे पहले के दो वीडियो आपको देखने ही चाहिए। वो सीक्वेंस बनेगा तभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको आसान लगेगी। तो देखिए, जैसे कि कैटेगरी थर्ड में हम लोग पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ऐसे समझिए आप, देखिए जो फर्स्ट हेडिंग हम लोग डिस्कस करते हैं जनरल इंट्रोडक्शन, इसमें हम लोग उस चैप्टर के बारे में जो भी बेसिक चीजें हैं वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, जब हम लोग सेकंड हेडिंग पढ़ते हैं तो उस पर्टिकुलर कंपाउंड की जीएमपी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हम लोग पढ़ते हैं। जैसे हम लोग हेलो एल्केन हेलोरीन पढ़ रहे हैं तो हम लोग एल्केन से कैसे बना सकते हैं, एल्कीन से कैसे बना सकते हैं, एल्काइन से कैसे बना सकते हैं। तो इस तरह से सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड से हम लोग क्या बनाने की कोशिश करते हैं, हेलो एल्केन बनाने की कोशिश करते हैं। और जब हेलो एल्केन बन जाएगा तो हमें यह पता होना चाहिए ना कि हेलो एल्केन दिखने में कैसा है, हेलो एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है। ये सब हम लोग इस कैटेगरी थर्ड में डिस्कस करते हैं। और जब हम लोग हेलो एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं तब हम लोग फोर्थ प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी। तो इस तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सभी चैप्टर्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सीक्वेंस हमें फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर हम लोग ये सीक्वेंस ब्रेक करते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रटना मतलब शुरू कर देंगे, अगर आप समझ नहीं पाओगे तो। चलिए, तो आज की जो क्लास है हमारी, उसमें हम लोग ये हेडिंग थ्री पढ़ेंगे जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज नाम से ही पता चल रहा है, फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है ऐसी प्रॉपर्टी जिनको इजीली ऑब्जर्व किया जा सकता है। जैसे अगर आप किसी केमिस्ट्री लैब में गए और आपको कोई कंपाउंड आपको दिखाई दे रहा है तो उस कंपाउंड को देखते ही आप बता देंगे कि ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, इसका कलर क्या है। ठीक है। और थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट्स का सहारा लेंगे तो आप बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बता देंगे, उसकी वाटर में सॉल्युबिलिटी बता सकते हैं। अगर वाटर में आप उसको मिक्स कर रहे हैं तो आप उसकी डेंसिटी भी बता सकते हैं, कोई फ्लेम कलर आप लोग बता सकते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी को मेजर करना बड़ा आसान है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए आपको ऑब्जर्वेशन करने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। तो सिंपली फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो गई, ऐसी प्रॉपर्टी जो इजीली लैब में ऑब्जर्व की जा सकती हैं, उन्हें कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। उसमें सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ पर फिजिकल स्टेट। अब देखिए, फिजिकल स्टेट में या तो वो सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या गैस होगा। तो मैं यहाँ पर देखिए आपको कुछ आइडिया देता हूँ। मेरे पास है, देखिए, CH3F, CH3Cl, that is फ्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन, दिस इज ब्रोमोमीथेन। याद रखना, मैं यहां पर आयोडोमीथेन नहीं लिखूंगा और इसको लिखने के बाद मैं ऐसे क्रॉस कर दूंगा। अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा इसका रीजन क्या है। ऐसे ही अगर मेरे पास फ्लोरोईथेन है, मेरे पास क्लोरोईथेन है, मेरे पास ब्रोमो है, ब्रोमोईथेन, और यहां भी मैं आयोडोईथेन को लिखने के बाद मैं ऐसे क्रॉस कर दूंगा इस तरह से। तो ये जो मेरे पास कंपाउंड आ रहे हैं दे आर फाउंड इन गैस फॉर्म, ये गैस फॉर्म में पाए जाते हैं। अच्छा, अब एक चीज समझिए, आयोडोमीथेन और आयोडोईथेन में मैंने ये क्रॉस क्यों लगाया, क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं करेंगे, एग्जिस्ट नहीं करेंगे। इससे बेटर है मैं लिख दूं कि दे आर हाईली अनस्टेबल, दे आर हाईली अनस्टेबल। मतलब ये जैसे ही बनते हैं, जैसे आपने CH3 आयोडो मीथेन बना लिया मान लीजिए, तो ये तुरंत अपने ही जैसे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा कुछ इस तरह से, और यहां से आयोडीन को निकाल देगा और आपको ईथेन यहां मिल जाए। तो इसीलिए हम लोग यहां पर इसको लिखने के बाद मैं यहां पे क्रॉस कर रहा था। इसका मतलब ये है कि जब कभी भी आपको आयोडो ईथेन की जरूरत पड़ेगी तो इमीडिएटली आप उसको बना लेंगे, प्रिपेयर कर लेंगे, आप स्टोर करके नहीं रखेंगे उसको। बात आ रही है समझ में। देखिए,
आयोडो एल्केन को आप कभी स्टोर करके नहीं रखोगे, जब भी जरूरत पड़ेगी तुरंत इमीडिएट उसको बनाइए और यूज कर लीजिए। चलिए ऐसे ही आगे मैं बढ़ूं इसमें, तो देखो, अच्छा इसी में मैं इसको थोड़ा सा कंप्रेस कर देता हूं। देखिए अगर मैं बात करूं अब C3 से लेकर C17 तक, दे आर फाउंड इन लिक्विड फॉर्म। जैसे कार्बन एटम बढ़ गए, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ गया, तो उसकी फिजिकल स्टेट भी इंप्रूव हो गई, नाउ इट इज फाउंड इन लिक्विड फॉर्म। और ऐसे ही C18 से अगर मैं ऑनवर्ड्स लेकर जाऊं, जैसे C19, C20, C21, तो नाउ दे आर फाउंड इन सॉलिड फॉर्म। और कैसे सॉलिड? वैक्सी सॉलिड। ये वैक्स जैसे मतलब सॉफ्ट सॉलिड्स होते हैं, एमोर्फस सॉलिड्स होते हैं। तो हम लोगों ने फिजिकल स्टेट में ये देखा कि कार्बन एटम 1 से लेके कार्बन एटम 2 तक, एक्सेप्ट आयोडो एल्केन, दे आर फाउंड इन गैस फॉर्म। और C3 से लेके C17 लिक्विड फॉर्म, और C18 से ऑनवर्ड्स सॉलिड, वैक्सी सॉलिड की फॉर्म में ये पाए जाते हैं। ठीक, तो ये था फिजिकल स्टेट के बारे में एक छोटा सा आइडिया। अच्छा, इस पर बोर्ड में कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनता है फिजिकल स्टेट पर, ये केवल आपको एक समझ बनानी थी कि हेलो एल्केन की कैटेगरी में कौन सॉलिड, कौन लिक्विड है, कौन गैस है। चलिए इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पर, फिजिकल स्टेट की नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। देखिए सेकंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बनती है पोलर नेचर। अब पोलर नेचर क्या है इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड एनसीईआरटी में क्वेश्चन है। देखिए पोलर नेचर का मतलब क्या है, जैसे कि हम जानते हैं, मैंने लिखा RX, दिस इज एल्काइल एंड दिस इज हैलाइड। ये हैलोजन है, X क्या है यहां पर? हैलोजन। मतलब या तो ये फ्लोरीन होगा, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अच्छा हम लोग जानते हैं कि कार्बन, यहां पर ये जो कार्बन एटम है ये एल्काइल ग्रुप, यहां और हेलोजन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बना है, और पोलर कोवलेंट बॉन्ड बना है क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है। तो यहां पर हेलोजन के ऊपर मैं लिख सकता हूं पार्शियल नेगेटिव, और एल्काइल ग्रुप के ऊपर लिख सकता हूं पार्शियल पॉजिटिव। तो सीधी सी एक बात तो मेरे समझ में आई कि हेलो एल्केन्स आर पार्शियली पोलर इन नेचर। पार्शियली पोलर, कंप्लीट पोलर नहीं है, दे आर पार्शियली पोलर इन नेचर। कंप्लीटली पोलर तो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे NaCl है तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो वो है कंप्लीटली पोलर। बट हेलो एल्केन्स आर पार्शियली पोलर इन नेचर। अब इस पार्शियली पोलर में भी किसकी पोलर नेचर सबसे ज्यादा है, ये ऑर्डर हमको बहुत जरूरी है जानना। तो देखिए मैं ऐसे लिखता हूं, दिस इज RF, RCl क्लोरो एल्केन, दिस इज ब्रोमो एल्केन, एंड दिस इज आयोडो एल्केन। और हम लोग ये जानते हैं कि फ्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव, क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल, और यहाँ पर एल्काइल जो है इस पर पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, और ये पार्शियल पॉजिटिव। अब एक चीज समझिए आप, यहाँ फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना, यहां लिखता हूं मैं, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आती है 4, क्लोरीन की है 3.2, ब्रोमीन की है 3, और आयोडीन की है 2.7, और कार्बन की फिक्स है। अगर मैं यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की बात करूं, ये कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं, तो सब जगह कितनी आ रही है? 2.5, ये 2.5, 0.5, और यहां भी 2.5। अब यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की अगर मैं बात कर लूं, देखिए डेल्टा EN, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। देखिए अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बात करूं यहां, तो ये डिफरेंस कितना आ रहा है मेरे पास? 1.5। ये डिफरेंस कितना आएगा? 0.7। ये डिफरेंस कितना आ रहा है? 0.5, और ये डिफरेंस आ रहा है 0.2। अब एक चीज समझिए आप, यहां फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस ज्यादा है, तो ऑब्वियसली यहां पर ये जो चार्ज आ रहा होगा, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस की वजह से जो चार्ज आएगा, मतलब ये जो पार्शियल नेगेटिव आ रहा है, और ये जितना पार्शियल नेगेटिव है उतना ही पार्शियल पॉजिटिव है। अब क्लोरीन के केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन के कंपैरिजन में तो कम आ रही है, इसका मतलब ये आएगा पार्शियल, पार्शियल नेगेटिव। लाइकवाइज ये भी क्या हो जाएगा? पार्शियल। यहाँ पे और कम आ रही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये और कम हो जाएगा, कुछ ऐसे। यहाँ और कम आ रही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये और कम चार्ज हो जाएगा।
बात आ रही है समझ में आपको? तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होता जाएगा, जो उनके बीच का चार्ज सेपरेशन है दैट विल आल्सो डिक्रीजेस। तो मैं यहां पर एक पॉइंट लिख सकता हूं, देखो कि Q जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। और या मैं ऐसे लिख दूं यहां कि दिस पोलर नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। पोलर नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो हम लोग यहां बड़ी आसानी से बता सकते हैं अब कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किसमें है? फ्लोरोएल्केन में। और सबसे कम किसमें आ रहा है? आयोडोएल्केन में। तो अगर मैं यहां पर एक ऑर्डर लिखना चाहूं, देखिए यहां पर मैं एक ऑर्डर लिखना चाहूं पोलर नेचर का, तो देखिए जरा, मेरे पास सबसे ज्यादा पार्शियल पोलर नेचर आएगा फ्लोरोएल्केन में, देन फ्लोरोएल्केन, देन ब्रोमोएल्केन, एंड सबसे लास्ट में आएगा आयोडोएल्केन। तो इस तरह के क्वेश्चन वो ऑर्डर बनाने वाले बोर्ड में आते हैं। तो ये अच्छा क्वेश्चन है कि पोलर नेचर में फ्लोरोएल्केन इज द मोस्ट पोलर है। यहां पे मैं लिख देता हूं नोट में, दिस फ्लोरोएल्केन is the most polar haloalkane, मोस्ट पोलर हेलो एल्केन। ये इंपॉर्टेंट नोट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। हमारे पास तीसरी इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी आती है सॉल्युबिलिटी। अब मैं आपको सॉल्युबिलिटी का एक छोटा सा आइडिया देता हूं। देखिए सॉल्युबिलिटी में एक चीज आप समझिए, हमारे पास जो कंपाउंड आते हैं, हमारे पास जो कंपाउंड हैं, मैं आपको एक ब्रॉड आइडिया देता हूं पहले सॉल्युबिलिटी के बारे में, फिर हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड और इस हेलो एल्किन के ऊपर आएंगे। देखो कंपाउंड होते हैं हमारे पास दो प्रकार के, आयनिक आयनिक कंपाउंड, और दूसरे होते हैं कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड, ठीक है। अच्छा देखिए, आयनिक कंपाउंड तो है पोलर नेचर, बिकॉज दे आर फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तो पोलर नेचर के होते हैं आयनिक कंपाउंड। अब कोवलेंट कंपाउंड जो होंगे वो पोलर नेचर की बेसिस पर मैं दो टाइप के कर सकता हूं। एक होते हैं पार्शियल पोलर, जैसे कि हेलो एल्केन है पार्शियली पोलर, और दूसरे होते हैं नॉन पोलर, यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो बहुत कम है, नॉन पोलर। तो देखिए आपके पास कोवलेंट बॉन्ड आ गए दो टाइप के। अब मैं आपको जो आइडिया दूंगा यहाँ पे सॉल्युबिलिटी का, वो ओवरऑल पूरी केमिस्ट्री के लिए बता रहा हूं मैं आपको। अब देखो आयनिक कंपाउंड्स पोलर हैं। अच्छा हमने एक रूल पढ़ा हुआ है कि लाइक डिसॉल्व लाइक, मतलब क्या हुआ कि पोलर सॉल्यूट विल डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। इसका मतलब सभी आयनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, देखिए हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स में दो एनर्जी इन्वॉल्व होती हैं। एक एनर्जी होती है लैटिस एंथैल्पी, लैटिस एंथैल्पी, और एक आती है हाइड्रेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो आप देखिए केवल वही आयनिक कंपाउंड, केवल वही आयनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल हो सकते हैं जिनके लिए हाइड्रेशन एंथैल्पी इज ग्रेटर देन, हाइड्रेशन एंथैल्पी फाउंड टू बी ग्रेटर देन लैटिस एंथैल्पी। केवल वही कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल होते हैं। ये मेरे पास ऑर्डर किसका आ गया? ये मेरे पास एक कॉन्सेप्ट आ गया आयनिक कंपाउंड का। अगर कोई आपसे बोले कि ऑल आयनिक कंपाउंड आर सॉल्युबल इन वाटर, तो ये गलत स्टेटमेंट है। मोस्ट ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, और वही आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल होते हैं जिसके लिए हाइड्रेशन एंथैल्पी इज ग्रेटर देन लैटिस एंथैल्पी। और अगर अब मैं आता हूं कोवलेंट कंपाउंड पर, तो देखिए पार्शियली पोलर, these partially polar compound, all partially polar covalent compound are not soluble in water। केवल वही पार्शियल पोलर, बहुत ध्यान से देखना, वही पार्शियली पोलर कंपाउंड जिनके पास एक्टिव हाइड्रोजन होता है,
एक्टिव हाइड्रोजन। अब एक्टिव हाइड्रोजन क्या होते हैं भाई? एक्टिव हाइड्रोजन होते हैं ऐसा हाइड्रोजन जो डायरेक्टली या तो फ्लोरीन से जुड़ा हो, या ऑक्सीजन से जुड़ा हो, या नाइट्रोजन से जुड़ा हो। ऐसे हाइड्रोजन को कहते हैं हम लोग एक्टिव हाइड्रोजन। अगर किसी कंपाउंड में फ्लोरीन से डायरेक्टली हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो वो एक्टिव है, ऑक्सीजन से डायरेक्टली हाइड्रोजन जुड़ा है तो वो एक्टिव हाइड्रोजन है, और नाइट्रोजन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है तो वो एक्टिव हाइड्रोजन है। तो देखिए आपके पास एक पूरा कॉन्सेप्ट आ गया। ऑल आयनिक कंपाउंड्स आर नॉट soluble in water, most of the ionic compound are soluble in water। ऐसे ही all covalent compound are not insoluble in water, some covalent compound are soluble in water। और वो कौन से होंगे? पार्शली पोलर। और पार्शली पोलर में भी जिनके पास एक्टिव हाइड्रोजन होगा। अब मैं आता हूं देखिए हेलो एल्केन वाले पॉइंट पर। तो हेलो एल्केन में हमको सॉलिबिलिटी का क्या देखना? देखिए हम ये जानते हैं देखो कि हेलो एल्केन्स आर पार्शली पोलर, पार्शियली पोलर। तो पार्शियली पोलर कोवलेंट कंपाउंड जो है वो वाटर में सॉल्युबल हो सकते हैं। शर्त क्या है? कि उनके पास एक्टिव हाइड्रोजन होना चाहिए। तो हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ देखिए मैंने लिखा, देखिए CH3F सबसे ज्यादा पार्शियली पोलर यही है। तो अब आप एक चीज देख रहे हैं, यहां पर कार्बन से जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन। क्या फ्लोरीन से कोई हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है? यहां पर नहीं। इसका मतलब इस हेलो एल्केन में कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। मैं लिख देता हूं नो अल्फा हाइड्रोजन। अब जब इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करेगा। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो इनसॉल्युबल इन वाटर। बात आ रही है आपको समझ? इनसॉल्युबल इन वाटर। तो इस तरह से हम लोग हेलो एल्कीन की सॉल्युबिलिटी को समझ सकते हैं कि ऑल्दो हेलो एल्कीन्स आर पार्शियली पोलर इन नेचर बट दे आर इमिसिबल विद वाटर। अच्छा अब एक चीज और समझिए, इनसॉल्युबल और इमिसिबल में क्या डिफरेंस है? इनसॉल्युबल एंड इमिसिबल। देखिए जो सॉलिड कंपाउंड्स होते हैं, सॉलिड, उनके लिए इनसॉल्युबल टर्म यूज किया जाता है, और ऐसे लिक्विड जो वाटर में मिक्स नहीं हो पा रहे हैं उनको इमिसिबल कहते हैं। बात क्लियर है? तो हेलो एल्केन्स आर इमिसिबल इन वाटर या इनसॉल्युबल इन वाटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हेलो एल्केन के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, सॉरी एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है, तो हम लोग ये मानेंगे कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर रहा है और ये वाटर में सॉल्युबल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब इस पर देखिए एक क्वेश्चन है हमारे पास, आगे आएगा थोड़ी देर में। अब मेरे पास फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है डाइपोल मोमेंट, और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में मैंने जहां तक देखा कि अल्टरनेटिंग ईयर्स में ये क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो डाइपोल मोमेंट क्या है? जैसे आपने फिजिक्स में भी पढ़ा है अ, और केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं हम लोग 11th क्लास में केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में। तो डाइपोल मोमेंट क्या है इसको समझिए। मान लीजिए मेरे पास एक हेलो एल्केन है RX। हम ये जानते हैं इस पर चार्ज आएगा +Q और इस पर चार्ज आएगा -Q, और इनके बीच की डिस्टेंस आ रही है D। तो अब डाइपोल मोमेंट क्या कहता है? देखिए डाइपोल मोमेंट को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी यूनिट होती है डिबाय, की यूनिट है डिबाय। तो क्या हो गया देखो डाइपोल मोमेंट, इट इज डिफाइंड एज द मल्टीपल प्रोडक्ट, मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन them, चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन them। अगर मैं इसको देखो मैथमेटिकली दिखाऊं तो ऐसे दिखा दूंगा, म्यू इज इक्वल टू Q इंटू डी, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन होगी अलोंग विद मैग्नीट्यूड, तो इसकी डायरेक्शन होती है, हमेशा याद रखना, फ्रॉम पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव एंड। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है फ्रॉम पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव एंड। अब देखिए डायपोल मोमेंट का मैं आपको ऑर्डर बताता हूं कि हेलो एल्केन्स में इसका ऑर्डर क्या आता है। देखिए मेरे पास है, मान लीजिए मैं लेता हूं यहां RF, दिस इज RCl, दिस इज RBr, एंड दिस इज RI।
अच्छा, ये मैंने जो बॉन्ड बढ़ते हुए दिखाए हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं हेलोजन का साइज ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पे बढ़ रहा है। तो देखो फ्लोरीन से बड़ा साइज है क्लोरीन का, तो ये बॉन्ड लेंथ बड़ी हो गई। क्लोरीन से बड़ा है ब्रोमीन का, ये बड़ी हो गई। और आयोडीन का सबसे बड़ा है तो इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ी हो गई। अच्छा, अब एक चीज देखिए, यहां पर ये है क्यू। मैं अच्छा इसको लेता हूं कैपिटल क्यू। यहां पर आर के ऊपर क्यू आ रहा है और फ्लोरीन के ऊपर भी क्यू। ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, क्योंकि इनके बीच में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। अच्छा, आर और सीएल में देखूं तो मैं इसको कर देता हूं प्लस क्यू और इसको कर देता हूं माइनस क्यू। क्यों? क्योंकि हेलो एल्केन में, क्लोरो एल्केन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस फ्लोरो एल्केन के कंपैरिजन में कम है। तो इसीलिए मैंने इसको लिखा है कैपिटल क्यू और इसको लिखा है स्मॉल क्यू। अब देखिए, अगर मैं यहाँ डाइपोल मोमेंट निकालूं तो मेरे लिए क्या आएगा, क्यू इंटू डी। ये जो मल्टीपल प्रोडक्ट है यही तो बराबर होता है डाइपोल मोमेंट के, क्यू इंटू डी। अच्छा, अगर मैं यहाँ क्लोरो एल्केन के केस में बात करूं तो मेरे पास आ रहा है क्यू इंटू, बट ये डिस्टेंस में लिख रहा हूं कैपिटल डी। अब यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है, बहुत ध्यान से सुनिए। क्लोरो एल्केन का देखो क्यू ज्यादा है, क्यू क्या है, ज्यादा, एज कंपेरिजन टू क्लोरो एल्केन। और यहां पे क्यू कम है, यहां पर डिस्टेंस ज्यादा है। सॉरी, क्लोरो एल्केन के केस में ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। अब मैं बताता हूं क्यों। देखिए, हमें ये पता है क्लोरीन आ रहा है सेकंड पीरियड में और क्लोरीन आता है थर्ड पीरियड में। और जैसे ही सेकंड पीरियड से थर्ड पीरियड में जाते हैं तो वैकेंट डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होती हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल। और वैकेंट डी ऑर्बिटल के आ जाने से साइज बिकम एबनॉर्मली लार्ज, साइज बिकम एबनॉर्मली लार्ज, साइज बहुत बड़ा हो जाता है। जैसे ही आप फ्लोरीन से क्लोरीन पर जाते हो तो वैकेंट डी ऑर्बिटल आ रही है, और जैसे ही फ्लोरीन से क्लोरीन गए तो साइज एबनॉर्मली बहुत बड़ा हो गया। तो इस वजह से यहां पे ये जो डिस्टेंस आ रही है दोनों के बीच की, ये बहुत ज्यादा है। अच्छा, चार्ज भले ही फ्लोरो एल्केन में ज्यादा है, लेकिन डिस्टेंस जो आ रही है ना वो एबनॉर्मली बहुत ज्यादा आ रही है। तो इन दोनों का जो मल्टीपल प्रोडक्ट होता है, ध्यान से सुनिएगा, तो क्लोरो एल्केन का डाइपोल मोमेंट ज्यादा हो जाता है फ्लोरो एल्केन से। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, फ्लोरो एल्केन का डाइपोल मोमेंट फ्लोरो एल्केन से ज्यादा है। और इसका रीजन मैंने यहाँ पे लिखा है, क्योंकि क्लोरीन में वैकेंट डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, साइज एबनॉर्मली ज्यादा है, तो मल्टीपल प्रोडक्ट क्यू और डी का क्लोरो एल्केन के केस में ज्यादा होगा। अच्छा, अब मैं बात करूं इधर ब्रोमो और आयोडो के केस में, तो ब्रोमीन के पास भी डी ऑर्बिटल है, आयोडीन के पास भी है। तो यहां तो साइज मैटर नहीं करेगा, यहां मैटर करेगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हम जानते हैं कि ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, दिस इज 3, और आयोडीन की है 2.7। तो यहां पर तो नॉर्मल ऑर्डर चलेगा कि ब्रोमो एल्केन का डाइपोल मोमेंट ज्यादा है किससे, आयोडो एल्केन के। अगर मैं इसको याद करने की ट्रिक बताऊं तो ऐसे कर लीजिए, केवल क्लोरीन को पीछे करना है, क्लोरीन आ गया और बाकी का तो सब सेम आ रहा है। देखो, क्लोरीन को यहां से उठा के हमने रख दिया इधर, बाकी का ऑर्डर आर बी आर आर आई सेम आ रहा है इस तरह से। तो ये पोलर नेचर, सॉरी डाइपोल मोमेंट का ये एक क्वेश्चन आपके यहाँ आता ही आता है कि क्लोरो एल्केन का डाइपोल मोमेंट फ्लोरो एल्केन से ज्यादा आता है, क्यों, इसका रीजन बताइए। अब इस पर बेस्ड और क्वेश्चंस भी होंगे। देखिए, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6.4 देखिए। यहां पर क्या है, हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट हमको बताना है। तो देखिए, मैं यहां पर इनकी स्ट्रक्चर बना लेता हूं। मेरे को दे रखा है CH2Cl2, मेरे को दे रखा है CHCl3, थोड़ा दूर लिख देता हूं, मेरे को दे रखा है CHCl3, और मेरे को दे रखा है CCl4। मुझे हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट बताना है यहाँ पर। देखिए, तो मैं क्या करता हूँ, अच्छा देखिए, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है sp3, की शेप आती है टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल से मैं डाइपोल मोमेंट आपको यहाँ नहीं समझा पाऊंगा, 3D स्ट्रक्चर है। तो मैं क्या करता हूँ, इस कार्बन, यहां पर मैं इसको 2D बना लेता हूँ कुछ इस तरह से, देखो, ताकि डाइपोल मोमेंट समझ में आए। H H क्लोरीन क्लोरीन, ठीक है। और ये बन जाएगा मेरे पास कार्बन हाइड्रोजन क्लोरीन क्लोरीन, और ये क्लोरीन। ऐसे यहां देखिए, मैंने क्या किया,
sp3 की टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आती है, टेट्राहेड्रल से हम लोग डायरेक्शन का आइडिया नहीं लगा पाते, तो मैंने इसको 2D स्ट्रक्चर बना दिया इस तरह से। अब हम लोग देखिए डायपोल मोमेंट हर बॉन्ड के लिए निकाला जाता है, कार्बन और हाइड्रोजन, ये बॉन्ड इसके लिए डायपोल मोमेंट आएगा, हर चारों बॉन्ड के लिए अलग अलग डायपोल मोमेंट आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, देखिए इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बात करूँ तो कार्बन और हाइड्रोजन में से विच वन इज पॉजिटिव, डेफिनेटली हाइड्रोजन। तो देखिए इस वाले डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कुछ ऐसे आएगी, पॉजिटिव एंड से नेगेटिव, ऐसे ही पॉजिटिव एंड से नेगेटिव, इस तरह से ये दोनों डायपोल मोमेंट एक ही प्लेन में आ रहे हैं। तो इन दोनों का अगर मैं नेट रिजल्टेंट निकालूं तो कुछ ऐसा आएगा, देखिए कुछ ऐसा। अब देखो कार्बन और क्लोरीन के बीच में कार्बन इज पॉजिटिव, क्लोरीन इज नेगेटिव, कार्बन इज पॉजिटिव, क्लोरीन इज नेगेटिव, इस तरह से। तो यहाँ पे इन दोनों का डायपोल मोमेंट क्या आ रहा होगा, इस डायरेक्शन में। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि दोनों ही डायपोल मोमेंट की जो नेट डायपोल मोमेंट आएगा वो एडिटिव इफेक्ट के थ्रू आएगा, क्योंकि दोनों डायपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में सो हो रहे हैं। तो नेट डायपोल मोमेंट किस में आ रहा है, एडिटिव में। अब यहां देखिए आप, हाइड्रोजन और कार्बन कुछ इस तरह से आएगा, ये वाला डायपोल मोमेंट पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड, ये आएगा पॉजिटिव एंड से नेगेटिव। अब देखिए ये आ रहा है इस तरफ, ये जा रहा है बाहर की तरफ, तो नेट रिजल्टेंट जो आएगा वो पीछे की तरफ आएगा। ऐसे यहां देखिए कार्बन क्लोरीन के बीच में, यहां कार्बन क्लोरीन के बीच में ये आएगा इस वाली डायरेक्शन। अब देखिए ये आ रहा है मेरे पास लेफ्ट टू राइट, ये जा रहा है राइट टू लेफ्ट। तो यहां पर जो म्यू नेट आएगा वो म्यू नेट आएगा सबट्रैक्टिव इफेक्ट के थ्रू, सबट्रैक्टिव या सबट्रैक्शन के थ्रू। और लास्ट वाले में देखें हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड में देखें, देखिए कार्बन क्लोरीन, इन दोनों का नेट रिजल्टेंट पीछे की ओर, कार्बन क्लोरीन, कार्बन क्लोरीन, और इनका तो मैग्नीट्यूड भी बराबर है। तो यहां पर जो म्यू नेट आएगा, म्यू नेट दैट विल बी 0। तो हम लोग हाईएस्ट डायपोल मोमेंट किसका देख पा रहे हैं, और सबसे कम किसका आ रहा है, CCl4। इट इज नॉन पोलर, ये तो नॉन पोलर हो गया क्योंकि इसका डायपोल मोमेंट ही 0 है। ये हो गया मोर पोलर, मोर पोलर, और ये हो गया लेस पोलर। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है डायपोल मोमेंट का। अगला देखें, इसी में एक और क्वेश्चन आता है हमारे पास, देखिए कि डायपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्लोरोबेंजीन का डायपोल मोमेंट लोअर है, देखिए क्लोरोबेंजीन की स्ट्रक्चर ये रही, और साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, ये देखिए साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। अब इसका रीजन देना है हमको कि क्लोरोबेंजीन का डायपोल मोमेंट आ रहा है कम और साइक्लोहेक्साइल का आ रहा है डायपोल मोमेंट ज्यादा, इसका रीजन देना है हमको। तो देखिए हमको ये पता है कि देखो ये कार्बन 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 कार्बन, इनका तो डायपोल मोमेंट कुछ आने वाला है नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ही नहीं है। तो मुझे सबसे पहले ये पता करना है कि किस बॉन्ड का डायपोल मोमेंट हमको कैलकुलेट करना है। मैं उस पर ऐसे बॉक्स बना देता हूँ, देखिए क्योंकि कार्बन और ये कार्बन एटम है यहाँ, ये कार्बन एटम, ये कार्बन एटम है यहाँ, तो कार्बन एटम और क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो यहीं पर डायपोल मोमेंट हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सेम चीज इधर है। अब एक चीज देखिए, यहाँ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, यहाँ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है sp2। अच्छा यहाँ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा बताइए, कार्बन से यहाँ पर देखिए एक सिग्मा बॉन्ड, ये 2 सिग्मा बॉन्ड, ये 3 सिग्मा बॉन्ड और एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो 4 सिग्मा बॉन्ड के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या बनता है, sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन हमने सबसे पहले कैलकुलेट किया कार्बन का। अच्छा अब एक चीज समझिए, sp2 कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आती है दैट इज 2.75, और sp3 कार्बन की जो आती है दैट इज 2.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। और क्लोरीन की तो फिक्स है 3.2, और यहां भी फिक्स है 3.2। इस तरह से मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाल दी दोनों बॉन्डेड एटम्स की। अच्छा अब देखिए, अगर मैं यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकाल दूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, तो आप देखिए 3.2 है और ये 2.75 है, अगर मैं इसका डिफरेंस निकालूं तो कितना आ रहा है 0.45। और अगर मैं यहाँ पे डिफरेंस निकालूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो 3.2 में से 2.5 हम लोग इसको माइनस करें तो कितना आएगा ये, दैट इज 0.70। हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है,
तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, ज़्यादा है। और हम ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा तो क्यू ज़्यादा होगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था पोलर नेचर में, तो यहाँ पर क्यू क्या आएगा, कम, क्यू कम आएगा, और यहाँ पर क्यू आएगा ज़्यादा। चलिए एक ये हमको पता चल गया। अब देखो जरा, यहां हम लोग जानते हैं क्लोरीन के ऊपर आते हैं लोन पेयर। क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर है, यहां भी क्लोरीन के पास लोन पेयर है, देखिए। और यहां के लोन पेयर विल पार्टिसिपेट इन कॉन्जुगेशन। तो यहां पे कार्बन और क्लोरीन के बीच में आ जाता है पार्शियल डबल बॉन्ड, और यहां कार्बन और क्लोरीन के बीच में कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, आप देख सकते हैं। लोन पेयर सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। यहां पे मैं लिख देता हूं पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड। और मैं अगर आपको ये बॉन्ड लेंथ भी बताऊं तो ये आती है 169 पिकोमीटर। और यहाँ पे कोई पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर नहीं है, कोई कॉन्जुगेशन ही नहीं है। ये बॉन्ड लेंथ आती है 177 पिकोमीटर। मतलब डी डिस्टेंस भी क्या है, ज़्यादा है। यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, कम, डिस्टेंस कम है। अब आप खुद देखिए, डायपोल मूवमेंट में, डायपोल मूवमेंट जब हम लोग निकालते हैं तो Q इंटू डी का मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या आ रहा है, कम। और यहाँ पे Q ज़्यादा और D ज़्यादा का मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली ज़्यादा आएगा। तो साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड का डायपोल मूवमेंट ज़्यादा है। आप इस तरह से 2 पॉइंट, एक पॉइंट ये है Q का, ये दूसरा पॉइंट डिस्टेंस का। तो इस तरह से हम लोग डायपोल मूवमेंट वाले क्वेश्चन को कर देते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन जैसे आपको दे ही रखा है, ये एल्काइल हैलाइड्स पोलर हैं बट इमिसिबल विद वाटर, because alkyl halide do not have active hydrogen, that's why they do not form hydrogen bonding with water and they are immiscible या insoluble in water। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। देखिए हमारे पास अगली फिजिकल प्रॉपर्टी आती है डेंसिटी। हम लोग जानते हैं डेंसिटी का मतलब है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। इस तरह से फॉर्मूला है हमारे पास, इस तरह से। तो अब एक चीज मैं आपको एक ऑर्डर देता हूं, आपके पास ये टेबल तो है ही एनसीईआरटी में, इसके अलावा देखिए मैं लिखता हूं यहाँ पे वाटर। हम लोग जानते हैं वाटर की डेंसिटी है 1 ग्राम पर ml। देखिए अब वाटर से हैवी होगा कौन, ब्रोमो एल्केन और आयोडो एल्केन। और वाटर से हल्के होंगे क्लोरो एल्केन और फ्लोरो एल्केन। अब देखिए आप, जैसे मेरे पास ये क्लोरो एल्केन है, देखो ये क्लोरो एल्केन है, इसकी डेंसिटी कितनी है 0.89, वाटर से हल्का है। और मेरे पास देखो ये ब्रोमो एल्केन है, इसकी डेंसिटी वाटर से ज़्यादा है। तो इस तरह से हमने ये ऑर्डर बना दिया। देखो ये है पानी से हल्के, पानी से हल्के, और ये है पानी से भारी। लेकिन अगर यही बन जाए पॉली हेलोजन डेरिवेटिव, मतलब एक से ज़्यादा हेलोजन एटम आ जाए, जैसे यहाँ देखो CH2Cl2, CHCl3, CCl4, ये सब के सब वाटर से हैवी होंगे। तो मैं यहाँ पे एक नोट लिख सकता हूँ, देखिए यहाँ पर एक नोट लिख देता हूँ, पॉलीहेलाइड्स आर denser than water। Polyhalides are denser than water। ठीक है, तो डेंसिटी पे क्वेश्चन अगर कोई आएगा तो इस तरह से पूछ लेंगे, असर्टन रीजन में क्वेश्चन आ सकता है, या ये ऑर्डर पूछने के लिए आ सकता है। लेकिन अभी तक बोर्ड में डेंसिटी पे कोई क्वेश्चन नहीं आया है। अगला देखिए, अब आता है मेरे पास बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। तो देखिए बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का एक कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखिए पूरी केमिस्ट्री के लिए। देखो जैसे मान लीजिए मेरे पास एक मॉलिक्यूल, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से मेरे पास एक हेलो एल्केन के या किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूल हैं। अब इन मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, देखना ये क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रोंगर है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर स्ट्रोंगर है, तो इन मॉलिक्यूल को मुझे सेपरेट करना क्या होगा, मुश्किल होगा। तो डेफिनेटली जो बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और हम ये जानते हैं कि हेलो एल्केन के केस में, याद रखिएगा, हेलो एल्केन के केस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो होता है वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये होता है वांडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वांडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बात आ रही है समझ में? और ये वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट के। अब देखिए रिलेशन देखिए, हेलो एल्केन के केस में एक हेलो एल्केन दूसरा हेलो एल्केन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं वांडरवाल फोर्स से, और ये वांडरवाल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? मॉलिक्यूलर वेट के। तो मैं एक पॉइंट ऐसे लिख सकता हूं, देखिए कि बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ब्रांच। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया मैंने आपको, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ब्रांच। अब देखिए जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं यहां पर, मेरे पास है CH3 CH2 CH2 CH2F और एक है CH3 CH2 CH2CH2I। अब हमको इसका बॉइलिंग पॉइंट बताना है किसका ज्यादा है किसका कम है। तो देखिए यहां भी 4 कार्बन एटम है और यहां भी 4 कार्बन एटम है, यहां आ रहा है फ्लोरीन और यहां आ रहा है आयोडीन। तो आप खुद देखिए कि फ्लोरीन का मॉलिक्यूलर एटॉमिक वेट कम है और आयोडीन का एटॉमिक वेट ज़्यादा है। तो मॉलिक्यूलर वेट किसका ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली आयोडो एल्केन का ज़्यादा होगा मॉलिक्यूलर वेट। और जब इसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है तो डेफिनेटली बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। अब देखिए दूसरा जो पॉइंट मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको, मान लीजिए मेरे पास है नॉर्मल ब्यूटाइल फ्लोराइड। इस तरह से मेरे पास ये एक हेलो एल्केन है और मैं इसका एक आइसोमर बना देता हूं CH3CH, और ये मैंने बना दिया आइसोब्यूटाइल फ्लोराइड। अब देखना इन दोनों का मॉलिक्यूलर वेट तो सेम है, मॉलिक्यूलर वेट है सेम, लेकिन यहां पर मेरे पास एक भी ब्रांच नहीं आ रही, यहां ब्रांच आ रही है। तो हमने अभी एक फॉर्मूला बनाया था आपके सामने, देखिए एक फॉर्मूला था ये, एक मिनट देखिए कि बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ब्रांच। तो हमको ये भी पता चला कि आइसोब्यूटाइल फ्लोराइड में एक ब्रांच आ रही है तो डेफिनेटली उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो मैं यहां पर आपको अगर दोबारा से लिख के बताऊं, देखिए बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ब्रांच। तो ये बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट का एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है। सभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स में हम लोग इस फॉर्मूले से ही बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा अब एक चीज़ और समझिए, हम लोग अभी केवल हेलो एल्केन की बात कर रहे हैं। इसके जो टॉपिक 2 है हेलोअरीन, उसको हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे, उसका भी जनरल इंट्रोडक्शन आएगा, उसका भी जीएमपी बात करेंगे, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। मतलब हमने क्या किया है, जो एनसीईआरटी में सारी चीज़ें एक साथ दे रखी है मैंने उसको सेपरेट कर दिया है। हेलो एल्केन एक साथ पढ़ना है हमको और हेलोअरीन एक साथ पढ़ना है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी। अच्छा ये एक ग्राफ दे रखा है बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड, जो मैंने आपको बताया था, देखिए वही है ये। आपके पास देखिए मान के चलो ये है CH3X, मतलब X मैंने लिख दिया, मतलब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन जो भी है। क्लोराइड्स को रेड कलर से दिखाया है, ब्रोमाइड को ब्लू कलर से और आयोडाइड को येलो कलर से। अब देखिए अगर कार्बन एटम सेम है, कार्बन एटम सेम है लेकिन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन ये अलग, हेलोजन अलग अलग है, तो आयोडाइड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा है। अभी जैसे मैंने बताया था आपको कि मॉलिक्यूलर वेट जिसका ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, और जैसे जैसे कार्बन एटम बढ़ते जा रहे हैं तो लाइकवाइज उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जा रहा है। तो ये उसी फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगा कि बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ब्रांच। नेक्स्ट देखें, लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी आती है हमारे पास बेलेस्टीन टेस्ट। ये हालांकि आपकी एनसीईआरटी में नहीं है
लेकिन मैं एक्स्ट्रा एक पॉइंट आपको करा देता हूँ। बैलेस्टिन टेस्ट का मतलब क्या होता है, देखिए कि हमारे पास ये एक कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हमें नहीं पता कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड, और हमें ये पता लगाना है, मतलब डिटेक्शन टेस्ट है ये। हमने क्या किया, एक कॉपर का वायर लिया, इस कॉपर के वायर को हमने बर्न किया। बर्न करने से इसमें से जितनी भी ग्रीन कलर की फ्लेम निकलनी थी वो निकल गई। हमने इतना बर्न कर दिया इसको कि अब इसको जलाने पर इसमें से ग्रीन कलर की फ्लेम नहीं निकलेगी। अब इस बर्न्ड कॉपर वायर को डिप किया जाता है इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में और फिर इसको जलाया जाता है। अगर अब ग्रीन कलर की फ्लेम दोबारा से आ जाती है, ग्रीन फ्लेम, तो समझ लीजिए ये हेलो एल्केन है। तो आपसे क्वेश्चन अगर बना कभी तो क्या बनेगा कि बैलेस्टीन टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ विच ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो वो है हेलो एल्केन्स। ठीक, तो ये था फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। और नेक्स्ट पार्ट जब आएगा हम लोग उसमें पढ़ेंगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। और फिर उसके बाद हम लोग टॉपिक 2 स्टार्ट करेंगे, हेलोअरीन। तो इनके अच्छे से नोट्स बनाइए सीक्वेंस में। हमने 3 पार्ट डिस्कस कर लिए, नेक्स्ट पार्ट 4 आएगा, तो आप इसके नोट्स कंप्लीट करिए जब तक हम लोग नेक्स्ट पार्ट लेकर आते हैं। थैंक यू। तो देखते रहिए केमिस्ट्री विद नवीन सर। थैंक यू।